हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लाइट रिएक्शन। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल रिलेटेड टू दिस टॉपिक लाइट रिएक्शन। सो हियर वी गो। Photosynthesis. It is the process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसका मेन मोटिव क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सके, स्टोर कर सके। इन द कंडीशंस क्या अप्लाई होनी चाहिए? सनलाइट होना चाहिए एंड क्लोरोफिल। एंड कोई भी रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अंडरस्टूड? नाउ लुक एट द पिक्चर कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ पे परफॉर्म होता है, कहाँ पे ये प्रोसेस होता है पूरा। तो अगर हम लीफ को ट्रांसवर्सली क्रॉस सेक्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो एक क्विक रिवीजन है, इस सेक्शन के अंदर इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं पैलिसेड, मेसोफिल सेल्स, एंड उसी के नीचे कुछ स्पेसेस के बीच बीच में पाया जाता है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स को अगर हम जूम करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? अंदर कई सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि क्लोरोप्लास्ट कहे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ग्रैनम। कलेक्टिवली इनको ग्रैनम कहेंगे। लेकिन एक स्टैक को अगर हम देखें, सर्कुलर एक स्टैक ऊपर है, उसके नीचे और भी है, तो उसको एक को अगर हम देखें तो इसको कहेंगे थाइलाकॉइड। अंडरस्टूड? दिस इज थाइलाकॉइड। सो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ओके, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। मेनली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दैट मीन्स सनलाइट की डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जीज़ को ट्रैप करने के लिए प्लांट्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecules into hydrogen and oxygen. That means plants का main motive ऑक्सीजन रिलीज करना नहीं है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट इस रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है और रिलीज होता है। तो ये जो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि रूट्स से प्लांट्स को मिल रहा है, जब सनलाइट की एनर्जी इस पे पड़ती है तो H2O ब्रेक डाउन होता है H+ आयंस में और O2 में, तब जाके हमें ऑक्सीजन मिलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। नाउ थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन, आप सब ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऐसे रिएक्शंस के बारे में सुना है। सो रिडक्शंस आर दोज रिएक्शंस वेयर हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू अंदर लेता है एटमॉस्फेयर से, वो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है बाय एडिशन विथ हाइड्रोजन। और CO2 जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है, ऐड होता है, तो वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। और
ग्लूकोज के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट्स में, ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में। Process of photosynthesis. It involves two reactions. First, light reaction, and second is dark reaction. Light reaction is also called as Hill's reaction and dark reaction is also called as Kelvin cycle. तो क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोड्यूस होता है। ATP, NADPH and O2 are the main products of light reaction. It takes place in the thylakoid membrane of the chloroplast. And dark reaction, ये खुद का कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे ATP और NADPH रिलीज़ होता है इसको ये यूटिलाइज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल करके ये CO2 के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है। द पैरेलली अरेंज स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड फॉर्म्स अ कलेक्टिव ग्रैना। ग्रैनम हम इस पूरे को कह सकते हैं और एक एक स्टैक को ऐसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड। अंडरस्टूड। तो ये साइट होता है लाइट रिएक्शन के लिए। नाउ जो भी प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होता है, जो भी प्रोडक्ट NADPH और ATP यहाँ जो फॉर्म हुआ, ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा, इस केल्विन रिएक्शन में। और केल्विन रिएक्शन का साइट होता है ये स्ट्रोमा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तो ये ग्रैनम वाला पोर्शन हो गया जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं पीछे, ये एक ग्रैनम, पीछे ये ग्रैनम, ऐसे ग्रैनम के तो पोर्शंस हैं, लेकिन ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अंदर एक्वस फ्लूइड टाइप मीडियम में या मैट्रिक्स में, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। Photosynthetic unit. As we all know till now that light reactions are usually performed inside the inner membrane of thylakoid. तो वहाँ पे भी कुछ यूनिट्स होते हैं जहाँ पे स्पेशली ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, फिर ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब परफॉर्म होता है। तो वो कौन से यूनिट्स हैं या वो कौन से मेन सेंटर्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। It has a photocenter or reaction center which is fed by 200 harvesting pigment units. It consists of a dimer of chlorophyll A molecules P700, P600. That means reaction center या photocenter वो सेंटर होता है photosynthetic unit का जहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप किया जाता है, जिसके अंदर 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे पिगमेंट्स जो हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकें। तो हाईएस्ट वेवलेंथ क्या होगी, 700 या फिर 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ। नाउ रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एट लॉन्गर वेवलेंथ्स, वही 700 या फिर 680 नैनोमीटर्स। हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कई सारे जो कॉम्प्लेक्सेस या फिर कहें जो ऐसे पिगमेंट्स हैं जो आपस में हेल्प करते हैं रिएक्शन सेंटर को और ट्रांसफ़र करते हैं लाइट एनर्जी की वेवलेंथ को रिएक्शन सेंटर के पास, उसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास दो होते हैं पार्ट्स, एंटीना एंड कोर मॉलिक्यूल्स। तो कोर मॉलिक्यूल्स मेनली क्या है, वो यही है, रिएक्शन सेंटर है। और एंटीना क्या है, ये वो सारे आसपास के सेल्स हैं जो छोटी छोटी वेवलेंथ की लाइट्स को कलेक्ट करते हैं और कोर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। नाउ एंटीना मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स लाइट of various wavelengths but shorter than
दैट ऑफ फोटो सेंटर एंड गेट एक्साइटेड। तो छोटी वेवलेंथ की लाइट्स को एंटीना एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है कोर मॉलिक्यूल्स के पास, यानी कि रिएक्शन सेंटर के पास। नाउ लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे जो ये साइड के आपको दिख रहे हैं सेल्स, ये क्या काम कर रहे हैं? ये एंटीना है, ठीक है, एंटीना। एंटीना, अभी जो पीछे हमने पढ़ा एंटीना के बारे में, ये क्या करते हैं? ये स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते करते एट लास्ट ये मेन रिएक्शन सेंटर पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका मेन रिएक्शन सेंटर है बीच का, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ये मेन, जहाँ पे बहुत ही हाई एनर्जी की लाइट पड़ रही है, क्योंकि ये सब स्मॉल स्मॉल वेवलेंथ की लाइट अलग अलग सेल से होते हुए फाइनली यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, क्योंकि ये फाइनली ट्रैप करता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके ऊपर की ओर मूव किया। एक्साइट यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उसे हाई एनर्जी मिलती है, और वो पहुंच जाता है किसी एक ऐसे कंपोनेंट के पास जिसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि जो एक्साइट हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तो एक होना चाहिए ना कोई कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये पूरे को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो पूरा है साइड में जो दिख रहा है आपको, इसे एंटीना कहें या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहें, ये तो है ही। इसके साथ ये बीच का जो सेंटर है, ये इन दोनों को मिला के कहा जाता है ये फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम क्या होता है जहाँ पे कलेक्टिवली कई सारे कॉम्प्लेक्सेस आपस में वर्क करते हैं और कलेक्टिवली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम कहा जाता है। नाउ अगेन लुक एट दिस फिगर and the definition of the photosystem too. Photosystem, it contains many pigments or units with protein complexes that help to collect or trap light energy of different wavelengths, as well as a special pair of chlorophyll molecules found at the core of the photosystem. तो special pair of chlorophyll molecules found at the कोर ऑफ द फोटो सिस्टम, ये क्या है? ये एक्चुअल में रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट ट्रैप होती है, ठीक है। इनके अलावा डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को ट्रैप करने के लिए अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब फिगर देखिए, फोटोन यानी कि लाइट एनर्जी आई इस सेल पे, यहाँ से इस पे गई, नेक्स्ट होते होते एट लास्ट इस पे आई, ठीक है। ये डार्क कलर ग्रीन कलर जो है इस वाले सेल में, तो इस पे आप देख सकते हैं कि जो ये साइड के सेल्स हैं जो ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहे हैं स्मॉल एनर्जीज़ को, वेवलेंथ की एनर्जीज़ को, इनको कहते हैं एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एट लास्ट जहाँ पे ये सब कलेक्टिव होके जा रहे हैं इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे क्लोरोफिल पेयर्स पाए जाते हैं, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ से इस रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होता है कहाँ पे? इस जगह पे जो एरो बना हुआ है इसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इन दिस वे ये भी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा फिगर दिया है फोटो सिस्टम का। अब जो फोटो सिस्टम का फिगर हमने देखा, उस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में टू टाइप्स का। पहला है फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड इज फोटो सिस्टम सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड ये अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्कवरी दिया गया है, यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए फोटो सिस्टम 1 कहा गया इसको, एंड सेकेंड वन इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टू फोटो सिस्टम्स?
First, PS1, it traps the light of wavelength 700 nanometers. It has more chlorophyll A as compared to chlorophyll B and carotenoids. So बहुत important क्वेश्चन आते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि PS1 कितनी वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप कर सकता है. 700 नैनोमीटर्स की, और इसमें क्लोरोफिल ए की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स. नाउ PS2, it traps the light energy of wavelength 680 nanometers. It has chlorophyll A and chlorophyll B equal and carotenoids higher as comparison to PS1. So these are the specificities of PS1 and 2. Now, two types of photosystems. Apart from two types of photosystem, there are other components also which help collectively in the photosynthesis process. वो components क्या क्या होंगे? Oxygen evolving complex contains manganese, calcium and chlorine ions. जिस भी पॉइंट से, जिस भी जगह से फोटोलिसिस होगा, यानी कि H2O ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है और उसी जगह पे मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन के आयंस भी इवॉल्व होते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज अदर कंपोनेंट्स. फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, F complex and blue colored containing plastocyanin. These are the other components which are collectively help in the formation of ATP. कैसे ये हेल्प करता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. मेनली इन सब का काम क्या है? इट पिक्स अप द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक्साइटेड स्टेज में जाता है, उसको एक के बाद एक ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कैरी करते हैं अपने साथ और आगे बढ़ाते हैं उसको. Next, as the extruded electron passes over cytochrome B6F complex, it energizes passage of protons picked up plastoquinone to create proton gradient for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. Very important. ATP कैसे generate होगा? When ADP combines with inorganic phosphate, it produces ATP. ठीक है, इस प्रोसेस को ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. नेक्स्ट, दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉन साइक्लिक. एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी डिटेलिंग में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे. PS2 कैन ऑपरेट ओनली इन कंजक्शन विथ PS1. PS2 तभी ऑपरेट हो सकता है जब PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 भी साथ में कनेक्टेड हो, तब जाके फाइनली PS2 का जो पूरा वर्क है वो कम्प्लीटली उभर के आता है. बिना PS1 के PS2 अपना काम पूरी तरह से नहीं कर सकता. दैट मीन्स बिना PS1 के PS2 का जो मोटिव है, क्या मोटिव है उसका? ATP, NADPH और O2 को प्रोड्यूस करना. वो PS1 के बिना ये काम नहीं कर सकता PS2. तो PS1 तो ज़रूरी है इसके लिए. नाउ नोट, Anoxygenic photosynthetic bacteria, example Rhodobacter, Rhodopseudomonas, possess a single photosystem. Very important question. Single photosystem where the reaction center is similar to that of photosystem second. यहाँ पे एक चीज़ जानने की है कि photosystem second से similar होगा जो भी photosystem प्रेजेंट होगा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में, क्योंकि PS1 PS2 दोनों नहीं प्रेजेंट होता इन बैक्टीरियाज में, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा और वो भी PS2 की तरह ही सिमिलर होगा, उसकी तरह ही होगा. लेकिन PS2 भी नहीं होता है वो, ठीक है, PS2 की तरह सिमिलर होगा लेकिन PS2 से भी अलग होता है. तो ये आप याद रखिएगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ हद तक PS2 की तरह होगा लेकिन उसका फंक्शन या कहें कि उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है.
कंप्लीटली PS2 की तरह भी नहीं होता। Now look at the diagram. This is PS2 and this is PS1. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी इसी तरह का सेटअप होता है, पहले PS2 आता है उसके बाद PS1। तो PS2 वो फोटो सिस्टम है जहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा होता है। फोटो सिस्टम 1 में किसी तरह का फोटोलिसिस नहीं होता, ये सिर्फ PS2 में ही होता है। फोटोलिसिस जैसे ही होगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे रिएक्शन सेंटर पे, और रिएक्शन सेंटर पे क्योंकि PS2 के पास कैपेबिलिटी होती है कि 680 नैनोमीटर्स की लाइट को ही या वेवलेंथ की लाइट को ही वो रिएक्शन सेंटर जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, और वो एक्साइट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपकी वाटर की स्प्लिटिंग से या फोटोलिसिस से मिला उस इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट करते हैं और एक्साइट करके भेजते हैं PS2 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इस जगह पे। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही अनस्टेबल होगा वो अगेन अपने आप को ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन कोई भी आदमी अगर टॉप फ्लोर पे है और उसको ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो वो कूद के तो आएगा नहीं, वो क्या करेगा, स्टेयर्स का सहारा लेगा, सीढ़ियों से आएगा। तो सेम वे में इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा थोड़ा अपना एनर्जी को लूज़ करता जाता है और स्टेयर्स के थ्रू यहाँ पे ऐसे जंप करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जंपिंग है या स्टेयर्स हैं, यही आपके वो अदर कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था कुछ स्लाइड्स पहले। क्या क्या थे वो, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सेप्टर कौन सा होगा, फियोफाइटिन। ये सारे शब्द हमने पिछले स्लाइड्स में देख लिए हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, और लूज़ करते करते क्या होगा, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP जनरेट होगा, ठीक है, इस जगह पे। फिर आता है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता हुआ ये फोटो सिस्टम 1 के पास, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज़ करते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास जैसे ही आएगा, यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है। यहाँ पे कितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है, 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। और इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेज पे अपना आ गया था, वो जैसे इस पे आएगा ये फिर से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। और एक्साइट होते ही ये फिर से यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और उसके बाद इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक। इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे भी सेम स्टेज आएगी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुँचा था तो वो फिर से अनस्टेबल हो जाता, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है तो बहुत एक्साइटेड है तो अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर से एनर्जी को थोड़ा थोड़ा लूज़ करेगा। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं एक स्टेयर्स इसका, वो है फेरेडॉक्सिन, ठीक। और फेरेडॉक्सिन प्लस NADP रिडक्टेज के साथ ये मिल के यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन करता है। ये H कहाँ से आया इधर इसके पास, ये H वही है जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो एट लास्ट आपको क्या क्या मिल गया, ATP मिल गया, इस पूरे मेथड से रिएक्शन से ATP मिला, O2 यहाँ पे मिल गया और NADPH। These are the main motives of फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर लाइट रिएक्शन का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे पूरा होता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक और ऐसा ही हम देखेंगे अब फिगर। अब इसको देखेंगे हिल्स रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। दिस इज़ फोटो सिस्टम सेकेंड, दिस इज़ फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे जैसे ही फोटोन का हैमर पड़ा, फोटोन का हैमर यानी कि जैसे ही 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ये एक्साइटेड हो गया और ऊपर पहुँचा,
ठीक है। ऊपर पहुंचते ही इसकी देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है ये कौन है, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा लूज करेगा, फिर नीचे आएगा सीढ़ियों से। ठीक है, ये नीचे आ रहा है और एनर्जी जो लूज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है, वो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। यानी जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है अभी, वो क्या करेगा आगे जाके, वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ अपना एनर्जी आता है इसके पास, फोटोसिस्टम सेकंड के पास। यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जो है वो इसको फिर से हैमर करता है और ये वापस से हाई एनर्जी लेवल पे पहुँच जाएगा और अगेन यहाँ पहुँचने के बाद फिर से अनस्टेबल हो जाएगा और उसके बाद वापस से अपनी एनर्जी को लूज़ करता हुआ नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो ये जगह पे क्या है, ये है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को नीचे लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जो भी एनर्जी यहाँ से लूज आउट होगी वो एनर्जी NADPH के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो अब ज़रा इसका पैटर्न देखो, हिल्स एनर्जी क्यों कहा गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखिए किधर चल रहा है, ऊपर की ओर, हायर टू हायर। ठीक, हिल जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे तरह का एक पैटर्न बन रहा है, इसीलिए इसको हिल्स रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही एक इजी डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं। अब देखो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। साइक्लिक किसको कहेंगे, जब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन यूँ गया, एक जगह से निकला और वो वापस से एनर्जी लूज़ करता हुआ यहीं पे आ गया, उसको कहेंगे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और लेकिन जब कोई भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला और वो यूँ गया फिर ऐसे निकल गया, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आया, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो आप जरा पैटर्न देखिए इनका, इलेक्ट्रॉन यूँ सर्कल में जब घूम के वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा, इसको कहेंगे साइक्लिक। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकला और ये इस तरह का एक पैटर्न बनाता हुआ बाहर आ गया, या बाहर कहीं या कहीं और चला गया, तो उसे हम कहेंगे क्या, दिस इज़ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब देखिए, लाइट रिएक्शंस इंक्लूड नॉन साइक्लिक phosphorylation, it should be photophosphorylation, okay, and cyclic photophosphorylation। तो लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक या फिर साइक्लिक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पे भी फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो लाइट रिएक्शन में दोनों इंक्लूड होता है, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट ADP टू ATP। ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, तो ये ATP का फॉर्मेशन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसी को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो रहा है और किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से या लाइट की वजह से। जब इसमें एनर्जी की वजह से जो यहाँ पे रिएक्शन होता है और ये बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज फियोफाइटिन। जल्दी से वो पिक्चर अपने सामने इमर्ज कीजिए जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि बेस से फोटोसिस्टम सेकेंड के बेस से इलेक्ट्रॉन जंप करता है
हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में, और वहाँ पे हायर स्टेट में वो उसको क्या मिलता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये याद रखना है, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन। ठीक, फियोफाइटिन में जब वो अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरता जाएगा। वो सीढ़ियाँ कौन सी हैं? फिर आता है प्लास्टोक्यूनॉन ए, देन प्लास्टोक्यूनॉन बी, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन। ठीक, इतना होगा। उसके बाद फोटोसिस्टम 1 पे आ जाएगा। फोटोसिस्टम 1 पे जैसे ही आएगा, फिर 700 नैनोमीटर की लाइट रेज पड़ेंगी उस पर, और फिर फेरेडॉक्सिन के पास गया, और वहाँ पे फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेस इसका कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस कॉम्प्लेक्स पे पहुँचता है और NADPH का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या चीज़ प्रोडक्ट्स बनते हैं? ATP, NADPH एंड O2 इज़ प्रोड्यूस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीज़ें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनती हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द डायग्राम हियर। फोटोसिस्टम सेकेंड, इस जगह पे क्या होगा? फोटोलिसिस होगा। हमेशा याद रखिएगा, फोटोसिस्टम सेकेंड पे फोटोलिसिस होगा, जहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट रेज जो है, वो वेवलेंथ की लाइट जो है वो पड़ेंगी, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होके पहुँचेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? यहाँ पे वो है आपका फियोफाइटिन। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कंडीशन में पहुँच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा करके अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और वापस से ग्राउंड स्टेज पे आना चाहेगा। तो ये जो स्टेयर्स हैं, जिन स्टेयर्स का सहारा लेके वो नीचे आएगा, इसको क्या कहेंगे हम? सबसे पहला है प्लास्टोक्यूनॉन ए, प्लास्टोक्यूनॉन बी, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, एंड देन प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये यूं 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 करता हुआ नीचे की ओर आता जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पूरे चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज करता जाएगा, एक एक स्टेप पे, और यहाँ फॉर्मेशन होगा ATP का। ठीक है, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जब पड़ी इस पर, तो फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और अब ये आ जाएगा यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ से ये मूव करेगा फेरेडॉक्सिन। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन B हो गया, साइटोक्रोम B6F हो गया, प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे हो गया था, PS1 पे आ गया यहाँ पे, फिर फेरेडॉक्सिन और NADP प्लस रिडक्टेस। यहाँ पे ये जो है, ये एंजाइम के प्रेजेंस में NADP प्लस एंजाइम रिडक्टेस एंजाइम के साथ इन फेरेडॉक्सिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद NADPH, यहाँ देखिए NADP प्लस 2H प्लस दिख रहा है, ये यहाँ पे रिएक्शन होगा और ये बॉन्ड बनेगा। एनर्जी जो यहाँ से लूज़ होगी, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने में लूज़ करेगा, वो एनर्जी वर्क करेगी इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बॉन्ड बनने के बाद NADPH प्लस H प्लस ये बन जाएगा। तो ये 2H प्लस कहाँ से आया? ये वही 2H प्लस है जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था फोटोलिसिस के दौरान। ठीक है, तो ये पैटर्न देखिए कितना बढ़िया, ये ऐसे गया, ये आया, ये आया, ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, दिख रहा है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम साइक्लिक नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में एक और वर्ड से क्वेश्चन आता है, वो है जेड स्कीम। तो जेड स्कीम क्या है? इस पैटर्न को तो आप समझ गए अच्छे से कि PS2 पे पहले क्या होगा, PS2 पे किस तरह से फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन यूं यूं मूव करता हुआ ऐसे आया, फिर PS1 पे
फंक्शन कैसे होगा। अब इस पैटर्न में देखो, ये जो आपका बन रहा है एक स्कीम, ये जो पैटर्न है ये क्या है, जेड। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें ये जेड शेप में बनता है, इसको ही कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है, सो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फोटोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये पहुँचा, यहाँ पे है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन नीचे आया, फिर फोटो सिस्टम 1 पे क्या होगा, 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, और फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंचेगा और यहाँ से फेरेडॉक्सिन से होते हुए NADPH का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इस चेन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस साइकिल में इलेक्ट्रॉन पास होता है PS1 टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर which is pheophytin, then cytochrome B6F, then plastocyanin and back to PS1। यहाँ देखिए सर्कुलर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन का है वो ट्रांसफ़र दिख रहा है। लुक एट द फिगर, यहाँ पे पीछे की तरफ जो फेंटेड फिगर है वो एक नॉर्मल नॉन साइक्लिक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे ही जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है वो है आपका साइक्लिक पैटर्न। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पे जो इलेक्ट्रॉन आया, किधर से आया, क्योंकि यहाँ पे तो किसी तरह का फोटोलिसिस हो नहीं रहा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन PS2 से ही आया। तो जब भी प्लांट के पास सनलाइट या वाटर की कमी होती है, जहाँ पे इसको सिर्फ सर्वाइव करने की ज़रूरत होती है कि थोड़ी बहुत एनर्जी लेके मैं सर्वाइव कर जाऊँ अनफेवरेबल कंडीशन में, उस कंडीशन में ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचता है और यहाँ से फेरेडॉक्सिन इस अनस्टेबल कंडीशन में पहुँचने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता है और नीचे के लेवल पे आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फेरेडॉक्सिन इस तरफ ना मूव करके इसको इस तरफ मूव कर देता है और इस तरफ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है। प्लास्टोसाइनिन वापस से PS1 के पास इसको भेज देता है और ये राउंड एंड राउंड के फॉर्म में ऐसे चलता रहता है जब तक इसको प्रॉपर्ली वाटर और सनलाइट नहीं मिल जाता। ठीक है, और इस दौरान क्योंकि साइटोक्रोम से ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से भी एनर्जी लूज़ कर रहा है, इसमें ATP का जनरेशन हो रहा है और ये 2 ATP फॉर्म करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस साइक्लिक में किसी भी तरह का NADPH और O2 का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ATP बनता है यहाँ पे, जबकि नॉन साइक्लिक में आपका ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन तीनों चीज़ें बनती थी, इसीलिए वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली वही परफॉर्म होता है जब उस प्लांट्स के पास एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट एंड वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, वरना ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है जिसमें 2 ATP रिलीज़ होती है एट लास्ट और इसी के थ्रू प्लांट सर्वाइव करता है। इम्पॉर्टेंट cyclic and non-cyclic photophosphorylation differentiation. Only PS1 is involved in cyclic. In non-cyclic, PS1 and 2 both are involved. In cyclic, no photolysis of water takes place क्योंकि PS1 पे किसी भी तरह का फोटोलिसिस नहीं होता है, इसलिए नो फोटोलिसिस। यहाँ पे फोटोलिसिस होता है। ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व्ड। देन NADPH प्लस H+ इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड, यहाँ पे किसी तरह का NADPH भी नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ ATP का ही जनरेशन होता है और यहाँ पे NADPH+H+ भी बन रहा है।
एट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज साइकल्ड बैक टू रिएक्शन सेंटर। कौन से रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे? PS1 पे P700 जो रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट रेज पड़ती हैं, उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन बैक हो जाता है, सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न टू रिएक्शन सेंटर। ये इसका पैटर्न कैसा होता है? यूँ यूँ और यूँ निकल लेता है ये, ठीक है। नाउ MCQs, जितना भी हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PS1? ऑप्शंस आर, इट इज एक्टिवेट ओनली अप टू 680 नैनोमीटर, the reaction center of PS1 is P680, it is reduced by electrons released in photolysis of water and it is involved in non-cyclic photophosphorylation। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वो है डी, दिस इज़ द करेक्ट वन। वाई? बिकॉज आपको पता है PS1 680 का नहीं होता, इसमें 700 नैनोमीटर की लाइट रेज पड़ती हैं। रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P700 होगा और यहाँ पे किसी तरह का फोटोलिसिस नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स PS1, PS2, PS1 एंड PS2 एंड P60 तो 680। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करो, साइक्लिक में हमने क्या पढ़ा कि साइक्लिक में राउंड एंड राउंड जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है और वो भी सिर्फ PS1 पे घूम रहा होता है। तो ओनली PS1 इज इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, PS2 अकर्स ओनली इन, आंसर इज ग्रैनल थैलेकॉइड। PS2 ग्रैनल थैलेकॉइड में होता है एंड PS1 स्ट्रोमेटल थैलेकॉइड में, या कहे स्ट्रोमल लैमेला में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच केमिकल इज यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिवली फ्रॉम एंटरिंग कंट्रोल एपरेटस इज। तो कंट्रोल एपरेटस जो अगर क्लास 10th में आपको याद होगा, आपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा कि वहाँ पे हम सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए या रिमूव करने के लिए फ्रॉम रेस्पायरिंग सीड्स से हटाने के लिए हम कौन सा केमिकल टेस्ट ट्यूब में हैंग करते थे? वो है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच हेल्प्स टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिस्टम सेकेंड कंटेन्स important pigment concerned with photolysis of water, it is a, तो ये है आपका फाइकोसाइनिन जो हेल्प करता है, फोटोलिसिस में भी हेल्प करता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव, तो अगर आपको याद होगा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बारे में हमने एक स्लाइड में पढ़ा कि उसका जो फोटो सिस्टम है सिंगल होता है, सिमिलर टू PS सेकेंड, बट हमने ये भी देखा था कि वो थोड़ा सा अलग होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सम अदर काइंड ऑफ पिगमेंट, P890। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो साइक्लिक है तो याद होगा आपको इसमें ना NADPH बनता है ना O2 बनती है, वो क्या बनता है? ATP ओनली, तो आंसर इज ATP। एट्थ क्वेश्चन, एट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल सनलाइट डज लाइट सैचुरेशन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, तो अगर आपको याद है 10% लॉ के अनुसार तो अप्रॉक्स 10% ऑफ सनलाइट जब ट्रैप हो जाती है प्लांट्स में तो वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है, सो आंसर इज 10%। नाउ नाइन्थ, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट, यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन मेनली स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स में होता है, जो आपको क्लोरोप्लास्ट का
डायग्राम दिखाया था उसमें बहुत क्लियर था, केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है। 10th, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इन सारे ऑप्शंस में से एनऑक्सीजेनिक कौन सा होगा? रोडोस्पाइरिलम। So thank you everyone. This is the end of the light reactions, and please like and share the video if you like it, and please subscribe my channel. Thank you.